नमस्कार। चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले हमारी टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पर एक ही चीज छाई रहती है और वो है एग्जिट पोल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन एग्जिट पोल्स की असल कार्यप्रणाली क्या है, ये कितने विश्वसनीय होते हैं और इनके इर्द गिर्द कितने बड़े विवाद जुड़े हुए हैं। तो आइए उन दावों की गहराई से पड़ताल करते हैं जो बताते हैं कि इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे का सच काफी अलग हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जो कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। पहला, एग्जिट पोल की ये पूरी घटना क्या है। दूसरा, अलग अलग राज्यों के मौजूदा अनुमान। तीसरा, बंगाल का अहम मुकाबला। चौथा, इन गलत भविष्यवाणियों का पुराना इतिहास। और आखिर में चुनाव की अखंडता को लेकर उठने वाली गंभीर चिंताएं। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल की ये जो पूरी घटना है, ये वाकई कोई विज्ञान है या महज एक तमाशा। मीडिया में अक्सर एग्जिट पोल्स को कुछ ऐसे पेश किया जाता है मानो वो एकदम पत्थर की लकीर हो, लेकिन हमारा सोर्स इस पूरी बात पर एक बहुत ही क्रिटिकल और अलग नजरिया सामने रखता है। देखिए, एक तरफ तो ये धारणा है कि सेफोलॉजी यानी चुनाव का विश्लेषण एक बहुत ही सटीक गणितीय विज्ञान है जिसके पीछे कोई बहुत जटिल फॉर्मूला काम कर रहा है। लेकिन सोर्स का कड़ा दावा है कि जो आंकड़े हमें मीडिया में दिखाए जाते हैं उनमें कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार होता ही नहीं है। असलियत में ये कई बार महज तुक्केबाजी या हवा में सिक्का उछालने जैसा होता है, यानी पूरे तरह से प्रोबेबिलिटी या संभावना का खेल। एक बार तुक्का सही लग गया तो एजेंसियां उसी को अपनी विश्वसनीयता का पक्का सर्टिफिकेट बना लेती हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, वर्तमान राज्यों की भविष्यवाणियां। सोर्स मटेरियल के मुताबिक अगर हम अलग अलग राज्यों को देखें तो देश का नक्शा काफी बटा हुआ नजर आता है। अगर हम राज्यवार अनुमानों पर नजर डालें तो असम में बीजेपी की स्पष्ट जीत की भविष्यवाणी की गई है, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस की रणनीतिक विफलताएं बताई गई हैं। केरल की बात करें तो वहां वाम मोर्चे को सत्ता से बाहर होने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक झटका लग सकता है। और तमिलनाडु की स्थिति तो और भी दिलचस्प है। वहां ज्यादातर पोलस्टर्स डीएमके गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया जैसी एजेंसी ने विपक्ष के पक्ष में एक भारी जोखिम लिया है। इसका मतलब साफ है कि कभी कभी भीड़ से अलग दिखने के लिए एजेंसियां कितने बड़े दांव खेल जाती हैं। तो अब चलते हैं तीसरे और सबसे चर्चित हिस्से की तरफ, बंगाल की लड़ाई। क्या ये वाकई इतना करीबी मुकाबला है? इन सब के बीच जिस राज्य ने सबसे ज्यादा राजनीतिक ड्रामा आकर्षित किया है वो पश्चिम बंगाल ही है, जो इस पूरी एग्जिट पोल पहेली का केंद्र बन चुका है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े एक दूसरे से कितने विरोधाभासी हो सकते हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज, मैट्रिसेस और पोल डायरी के आंकड़े बीजेपी को 140 से 170 सीटों के बीच रखकर एक जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन तभी पीपल्स पल्स के आंकड़े सामने आते हैं, जो बिल्कुल एक आउटलायर हैं। इन्होंने बीजेपी को महज 95 से 110 सीटें दी हैं और टीएमसी को भारी बढ़त दिखाई है। अब इतने बड़े विरोधाभास को देखकर वही सवाल दोबारा उठता है ना कि क्या ये सचमुच विज्ञान है या केवल अपने अपने कैलकुलेशंस का एक खेल। इन मौजूदा भविष्यवाणियों को सही तरीके से समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। चौथा हिस्सा, गलत भविष्यवाणियों का इतिहास, यानी जब पोलिंग बुरी तरह फेल होती है। याद कीजिए 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव। उस दौरान भी इन एजेंसियों ने बीजेपी के प्रदर्शन का अनुमान बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लगाया था। एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 160 सीटें दी थीं और पी मार्क ने 132 सीटें। लेकिन जब असली नतीजे आए तो बीजेपी केवल 77 सीटों पर सिमट गई। ये कोई मामूली अंतर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी चूक थी जिसने इन एजेंसियों के काम करने के तरीके पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो क्या इस भारी गलती से कोई सबक लिया गया? सोर्स का दावा है बिल्कुल नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बंगाल के अंदर यही पैटर्न फिर से दोहराया गया। टुडेज चाणक्य ने 24 और टाइम्स नाउ ने 26 सीटों की भविष्यवाणी की। वास्तविक परिणाम महज 12 सीटें। सोर्स इस बात को बिल्कुल तटस्थ रूप से रखता है कि कैसे अनुमानित आंकड़े वास्तविक परिणामों के मुकाबले लगभग दोगुने थे, जो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक एरर की ओर इशारा करता है। और ये नंबर देखिए, 401, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में एक्सिस माई इंडिया ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए 401 सीटों की विशाल भविष्यवाणी कर दी थी, जिससे पूरे देश में एक तरफा लहर का नैरेटिव बन गया। लेकिन जब मत पेटियां खुली और असली परिणाम आए तो आंकड़ा 300 के भी काफी नीचे रह गया।
ये 401 का नंबर इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि एग्जिट पोल वास्तविकता से कोसों दूर हो सकते हैं। और वैसे बात सिर्फ हाल की या सिर्फ एक राज्य की नहीं है। सोर्स कई और ऐतिहासिक चूकों को भी गिनाता है। जैसे 2015 के बिहार चुनाव में एनडीए के लिए 144 सीटों का अनुमान था, लेकिन मिली सिर्फ 58। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए अनुमान कम था, लेकिन वो 67 सीटें जीतकर सबको चौंका गए। यूपी में बीजेपी को अधिकतम 210 सीटें दी गई थी और वो जीते 312। इन सभी उदाहरणों के जरिए सोर्स एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करता है कि पोलिंग की ये गलतियां महज रैंडम वैज्ञानिक त्रुटियां नहीं लगती, बल्कि अक्सर एक खास तरह की राजनीतिक हवा बनाने के पक्ष में काम करती हुई दिखाई देती हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, चुनाव अखंडता पर चिंताएं, आंकड़ों के पार। आंकड़ों और भविष्यवाणियों की इस भूल भुलैया से निकलकर अब ध्यान पश्चिम बंगाल में चुनावों के असल संचालन और वहां लगने वाले भयंकर आरोपों पर केंद्रित होता है। ग्राउंड पर स्थिति कितनी तनावपूर्ण है, इसका अंदाजा टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की इस सीधी चुनौती से लगाया जा सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े भले ही उनके खिलाफ दिख रहे हों, लेकिन विपक्ष के खेमे से ऐसा तीखा आत्मविश्वास प्रदर्शित किया जा रहा है। ये बिना किसी पक्षपात के स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दल इन पोल्स को कैसे देखते हैं। वो इन्हें सिरे से खारिज करते हुए सीधे टॉप लीडरशिप को ललकार रहे हैं। और ये तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो सीधे तौर पर चुनाव में धांधली की बात कह रही हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का जवाबी दावा है कि ये केवल राज्य में होने वाले एक शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की बौखलाहट है। अब यहाँ हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट करना है कि जमीनी हकीकत पर दाव कितने ऊंचे हैं और ये आरोप कितने संगीन हैं। और यहीं पर सोर्स अपनी सबसे गहरी चिंता सामने रखता है। सोर्स मटेरियल में बंगाल चुनावों के दौरान 2.5 लाख, जी हां 2,50,000 सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती को चुनावों के सैन्यीकरण या मिलिटराइजेशन की संज्ञा दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में बलों का इस्तेमाल, पारदर्शिता की कमी और संस्थाओं की भूमिका पर उठने वाले सवाल एक बहुत बड़ी आशंका को जन्म देते हैं। डर इस बात का है कि अगर बिना पारदर्शिता वाला ये फॉर्मूला यहाँ सफल मान लिया जाता है, तो क्या भविष्य में पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी इसी तरीके को अपनाया जा सकता है, जो कि भारत के चुनाव ढांचे के लिए एक बहुत ही चिंताजनक संकेत हो सकता है। तो इस सारे शोरगोल, अनुमानों और गंभीर आरोपों के बीच आखिरकार मतदाता का मौन ही सबसे शक्तिशाली होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये शोर शराबे वाले एग्जिट पोल कभी वास्तव में उस आम मतदाता के मन को पढ़ पाएंगे, या फिर हर बार की तरह वास्तविक परिणाम एक बार फिर से सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए पूरी तरह से अप्रत्याशित होने वाले हैं? यह स्थिति वाकई हमें चुनाव पूर्वानुमानों की अहमियत और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहराई पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ नए दृष्टिकोण जरूर दिए होंगे।